आज मैं आपको एक बात और बता देता हूं। हमने रामावली शुरू कर दी है भाई। रामावली की एक नई कॉपी आप कई विद्यार्थियों ने बना ली है। काफी विद्यार्थी कल विद्यालय आके मेरे को काम भी जांच करा के गए हैं। वो विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र है, उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जिन विद्यार्थियों ने 5.2 अपने रामावली में पूरी नहीं की है वो कर लें। आज रामावली में क्या होगा मैं आज बताने जा रहा हूं। हमारा रिवीजन चल रहा है, इस महीने रिवीजन चलेगा, पूरा रिवीजन चलेगा, रोज का काम रोज होता रहे। तो आज की रामावली में हमने लिया है जो प्रश्नावली है वो ली है प्रश्नावली 3.1। ओके, प्रश्नावली 3.1 आज की रामावली का विषय है। आज की रामावली यानी रिवीजन। आज के रामावली में हमने जो प्रश्नावली चुनी है वो ली है प्रश्नावली 3.1। सभी विद्यार्थी अपनी बुक देखें 3.1 और इस प्रश्नावली को मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। YouTube चैनल पे आप देख सकते हो, इस प्रश्नावली को मैंने डाल रखा है। अब मैं इस प्रश्नावली की आज रामावली बना दी है मैंने 3.1 प्रश्नावली पे ध्यान दें सभी विद्यार्थी। प्रश्नावली 3.1 रामावली में हमने आज ली है प्रश्नावली 3.1 जिसमें मात्र 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको केवल समीकरण बनाकर लिखना है, ठीक है, केवल समीकरण बना देना है आपको। तो 3.1 हमारी है प्रश्नावली 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाली प्रश्नावली। तो आपको इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ बातें हैं जो लिखनी होगी। नंबर 1, 2 4 वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युगपत। एक शब्द मैंने ब्रैकेट में लिखा है युगपत। युगपत का मतलब होता है हमारे साथ या हमारे पास एक साथ 2 समीकरण आएंगे, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युगपत। तो इसमें आपको क्या करना है, नंबर पहला इसका व्यापक रूप लिखना है। इसका क्या लिखना है आपको, नंबर 1 पहले आपको इसका लिखना है व्यापक रूप। व्यापक रूप आपको होना चाहिए याद। इसे मानक रूप भी कहते हैं। ये सब रामावली का विषय है। रामावली में आपको ये आज की तारीख डाल के ये चीजें लिखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा, मासिक टेस्ट होने जाएगा सितंबर में, उनमें जो रामावली में वर्क करा रहा हूं ना मैं, उन्हीं से ही पेपर बनाया जाएगा। तो व्यापक रूप में आप लिखोगे x प्लस by प्लस c बराबर 0, a1 b1 c1, ठीक है। ये व्यापक रूप में पहला तो ये हो गया। चूंकि ये समीकरण युगपत में होंगे हमारे, इसलिए एक बार और लिख दो इसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका हो गया व्यापक रूप। अब आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है, तो आपको ऐसे लिख देना है। लीजिए ये चल रही है जिसमें आज हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को चुना है, ओके। उसकी मुख्य बातें ये रहेगी। फिर आगे आएगा प्रकृति। 2 चर वाले रैखिक समीकरण की आएगी प्रकृति। तो प्रकृति भी आपको आनी चाहिए भाई। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहले आप इसे लिख लें।
फिर आपको प्रकृति के बारे में भी आना चाहिए। ये बातें आपको दिमाग में बिल्कुल सेव हो जानी चाहिए। कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, आपको ये याद होना चाहिए। जब भी कोई आपसे इनके बारे में पूछे ना, तो आप तुरंत बोल दो भाई इसका मतलब ये होता है। तो इसे इस प्रकार आप याद करें। अब हम बात करेंगे इसकी प्रकृति के बारे में। तो याद रखें, दो चर वाले रेखिक समीकरण की प्रकृति 3 प्रकार की होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। कैसी होती है, क्या होता है, ये सब मैं भी लिखाऊंगा। तो प्रकृति में आपको लिखना है, ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो प्रकृति में दो चर वाले रेखिक समीकरण की प्रकृति, दो चर वाले रेखिक समीकरण की प्रकृति। याद रखें, ये प्रकृति 3 प्रकार की होती है और ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है A1 A2, B1 B2, C1 C2 के अनुपातों पर। इनके अनुपातों में आपस में क्या संबंध है, ये किस पर निर्भर करती है? मैं एक बार लिख देता हूं। प्रकृति A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के अनुपातों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। बड़े ही आसान शब्दों में, छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में मैं आपको ये रामावली में लिखवा रहा हूं। सभी विद्यार्थी लिखेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। के अनुपातों पर निर्भर करती है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के अनुपातों पर निर्भर करती है। अब देखिए, यहां पे आपको ध्यान दे लेना है, मेरी बात को सुनिए अच्छे से। प्रकृति अगर आपसे पूछ ले कि भाई दो चर वाले रेखिक समीकरण की प्रकृति किस पर डिपेंड है, किस पर निर्भर करती है, तो आप सिर्फ इतना ही कहोगे कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के अनुपातों पर निर्भर करती है। निर्भर का मतलब होता है इनका अनुपात हम देखेंगे, अनुपात किस प्रकार है, कैसा है, क्या संबंध है, और उसी के आधार पर हम प्रकृति तय करेंगे। तो ये प्रकृति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, पहली प्रकृति देखिए, यदि, अब देखिए अगर ऐसा हो जाए, कैसा, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो लिखा है ना मैंने, इनमें एक संबंध ऐसा आ जाए, कैसा, यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, अगर ये संबंध आपको दिख जाता है, जब आप उसकी जांच करोगे ना, तो इस संबंध को अगर आप पकड़ लेते हो या इस संबंध का आपको पता चल जाता है, इस संबंध का आपको पता चल जाता है, जब आपने जांच किया तो आपको पता चला कि भाई ये संबंध हमारा आर्या है, ये संबंध हमारा आर्या है ना, ये संबंध आ गया, बराबर नहीं है, तो आप तुरंत कह दोगे कि भाई दो चर वाले रेखिक समीकरण में अगर इस प्रकार का अनुपात तो में संबंध आ रहा है, तो आप कह दोगे अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल को हम संगत हल भी कहते हैं, संगत हल भी कह सकते हो, यानी संगत हल होगा, संगत हल। ये आपको याद रखनी है पहली प्रकृति, इस प्रकृति को भूलना नहीं है, याद रखना है। अगर किसी दो चर वाले रेखिक समीकरण में A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का ये वाला संबंध आ जाता है, कौन सा, कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, बराबर नहीं है,
तो आप तुरंत कह दोगे भाई इन समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, यानी संगत हल होगा। ठीक है, यह है पहली प्रकृति। इसी प्रकार दूसरी प्रकृति क्या होगी, यह भी मैं लिख देता हूं। यह सब आपको रामावली में सफाई से लिखना है। 5.2 के बाद हमने रामावली चुनी है 3.1 दो चर वाले रेखिक समीकरण की, जो मुख्य बातें मैं लिखा रहा हूं। तो ये हो गया। अब दूसरी प्रकृति क्या है, ये भी मैं लिख देता हूं। दूसरी प्रकृति हमारी हो जाएगी यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब देखिए, इससे पहले मैंने क्या लिखाया था, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 लिखाया था ना। तो जब ये बराबर नहीं है तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहीं पे। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ जाए तब हम कुछ नहीं कह सकते भाई। तो इसके लिए हमें आगे चलना होगा। किसके पास, C1 और C2 के पास। आगे अगर C1 बटा C2 बराबर नहीं आए, मान लीजिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमें आगे चलना होगा C1 C2 के पास। और C1 C2 बराबर नहीं है, ऐसा आ जाता है, तो आपका हल हो जाएगा तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये आपको होगा। तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, असंगत हल। ये आपको लिख देना है। ये है हमारी दूसरी प्रकृति। प्रकृति किस पे डिपेंड कर रही है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 के आनुपातिक संबंधों पर निर्भर करती है। तो ये दूसरी प्रकृति आपको याद रखनी है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। अगर ऐसा है तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि कोई हल नहीं। इस ऐसे समीकरण को हम हल भी नहीं करेंगे ना, हल भी नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे और इसको हम कहेंगे असंगत हल। जो हल नहीं होता है ना, उसको कहते हैं असंगत हल। तो ये हमारी है दूसरी प्रकृति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामावली एक ऐसा अचूक हथियार है, अगर आप इसका अभ्यास करोगे ना तो आपको गणित की एक एक प्रश्नावली इतनी अच्छी से समझ में आएगी कि आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप इस रामावली का प्रयोग घर पर भी करोगे। ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है हमारा। अब हम पढ़ते हैं हमारी तीसरी प्रकृति के बारे में। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, हमारी तीसरी प्रकृति क्या है। ओके, तो तीसरी प्रकृति हमारी हो जाएगी यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर ये बराबर आ जाए, तीनों ही बराबर आ गए, तो हमारा क्या प्रकृति बनेगा, तो अनेक हल। अनेक हल ये बन जाएगा भाई। समीकरण का अनेक हल होगा। अनेक यानी कई उत्तर होंगे उसके। हल तो हो रहा है, वो हल तो हो रहा है, लेकिन कई उत्तर होंगे। तो इस अनेक हल को भी हम क्या कहेंगे, संगत हल। संगत हल। तो ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें आप, ये हमारी है तीसरी प्रकृति, जिसे आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। आपको ये याद होना चाहिए। अब आगे इसी क्रम को मैं बढ़ाता हूं। आगे हम बढ़ते हैं वाले रेखिक समीकरणों को हल करने की विधि।